चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रांसलेशन मोशन के साथ हम रोटेशनल मोशन की भी बात कर रहे हैं। एक इसमें सवाल अभी रह जाता है कि मास, जब हम मास के बारे में बात करते हैं, रोटेशनल मोशन हो या कोई भी मोशन हो, अगर रोटेशनल मोशन में हम मास की संज्ञा देंगे तो किस चीज को देंगे, किसको मास मानेंगे हम? बॉडी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, अलग अलग आकार की हो सकती है। तो हम यहां पर एक फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन या घुमाव देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी एक रोटेटिंग बॉडी की निकल के आती है। अगर कोई फिक्स्ड एक्सिस पे बॉडी घूम रही है तो हर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो और उसकी लीनियर वेलोसिटी भी होती है कुछ। अब v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि इस तरीके से अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है तो आप लीनियर वेलोसिटी को इस एंगुलर टर्म से रिलेट कर सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये यहां से यहां तक r है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, v इसकी लीनियर वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? अगर काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर कहें, आई वी आई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, 1 से 100 मान लीजिए, 1 से 1000 मान लीजिए, तो ये कोई भी ith पार्टिकल होगा। v की जगह हम आर ओमेगा तब्दील कर देते हैं यहाँ पे, तो ये वी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जहां पर m आपका मास है पार्टिकल का, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको k दी गई है, लेकिन k i किसी एक की है, तो k निकालने के लिए सबकी काइनेटिक एनर्जी जोड़नी पड़ेगी। तो k का सिंपल मतलब है, अगर कैपिटल k देना चाहें तो हर एक काइनेटिक एनर्जी i के आई एक आई सब्सक्रिप्ट है, लेकिन आई वेरी कर रहा है 1 से n तक, n मासेस है हमारे पास, तो हाफ बाहर ले लीजिए, बाकी अंदर रहेगा। यहां पर n पार्टिकल्स है आपके पास, तो ओमेगा सबके लिए कॉमन रहेगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, ये पार्टिकल हो, ये पार्टिकल हो, ये पार्टिकल हो, घूम तो वो ऐसी रहा है, आर वेरी कर रहा है लेकिन ओमेगा सेम रहेगा, तो ओमेगा को भी हम बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि एक नया पैरामीटर बताते हैं रिजिड बॉडी के लिए, जिसको हम कहेंगे आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो टर्म है आपका यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इस पूरे को आई लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, के हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, यानी कि के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आई है जिसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा आई। ये जो पैरामीटर आई है ये इंडिपेंडेंट है जो एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। बेसिकली ये रिजिड बॉडी की एक प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है, और खास तौर पे जिस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करता है। अब इसको देखिए, हमने केवल इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, उसका कारण है, अगर आप ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी देखें, ये क्या हो गया, और रोटेशनल मोशन के बारे में बात की हमने, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो कुछ सिमिलरिटी लग रही है। m इसमें आपका मास है, v वेलोसिटी है, और जो रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में भी हम देख चुके हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन इनके बीच में रिलेशन है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ये आपका मास के इक्विवेलेंट है। ये ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर वेलोसिटीज हो गई, हाफ हाफ हो गया, लेकिन m और i तो ये इसका एनालोगस हो गया। रोटेशन में अगर किसी फिक्स एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करता है जो लीनियर मोशन में मास काम करता है, m काम करता है। ये क्लियर हो गया? अब कैसे हम कंप्यूट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? जैसे एक पतली सी रिंग लेंगे, रेडियस r, मास उसका m है। अब ये रोटेट कर रही है इसका अपने खुद के प्लेन में, उसका एक सेंटर है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। हर एक मास उस एलिमेंट का जो रिंग में है वो डिस्टेंस r पे है, क्योंकि डिस्क है, वो डिस्क है। और अगर हम r डिस्टेंस माने, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी मांगे, तो फिर स्पीड कितनी होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा, कैपिटल R इंटू ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, कैपिटल M हमने लिया, ये काइनेटिक एनर्जी हुई, तो v की जगह आप r ओमेगा डाल दीजिए, हाफ इंटू m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करिए, हाफ
के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैं यहां लिखता हूं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इससे क्या मिला, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि एम में एक एम आपके पास है ना। ये एम आर स्क्वायर और ये एम आर स्क्वायर और ये आई। तो अगर इसको मैं इक्वेट करूं या इसको मैं मैच करूं तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बन रहा है ना, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एक रिजिड मासलेस रॉड यहां पर लिया हमने, लेंथ इसका एल है, इसमें छोटे छोटे मास है, एक m/2 ये m/2, ये एक एक्सिस है, इसके यहां पर सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है इस रॉड के, ये परपेंडिकुलर है इस रॉड के, ये परपेंडिकुलर है। अब जो मास है दो आपके m/2, वो l/2 और l/2 डिस्टेंस पे, मतलब आधे डिस्टेंस पे है, l अगर पूरा है तो हाफ ऑफ डिस्टेंस पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैसा बनेगा, ये वाली चीज लगा देंगे, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम यहां पर इसका m/2 है, m/2 रख देंगे, आर इसका l/2 है तो l/2 रख देंगे, दोनों का जोड़ देंगे, इसका और इसका दोनों का बराबर होगा, तो m/2 l/2 स्क्वायर प्लस m/2 l/2 स्क्वायर। यानी कि जो पेयर ऑफ मासेस आपने देखे जो घूम रहे हैं किसी एक्सिस के अराउंड, और जो सेंटर ऑफ मास जिनका एक्सिस है परपेंडिकुलर है जो रॉड के, वो क्या होगा, आई इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ml स्क्वायर बाय 4 आएगा। कोई भी जो मास होता है, जैसे कोई भी बॉडी का जो मास होता है या कोई भी बॉडी समझ लीजिए आप, वो हमेशा अपने स्टेट चेंज को रेजिस्ट करती है, रोकती है। अब उसको हम क्या कहते थे अपने शब्दों में, हम रेजिस्टेंस कहते थे, है ना। और इसको हम यहाँ लीनियर मोशन में हम कहते थे कि ये इनर्शिया है, कोई भी बॉडी मूव करती रहेगी या रुकी रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए। अब जैसे ही हम रोटेशन के बारे में बात करते हैं, तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये रोकता है, या ये कहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोटेशन हो रहा है वो रेजिस्ट करता है रोटेशनल मोशन के चेंज में। लीनियर मोशन में चेंज का क्या कर रहा था आपको याद है, हमने फ्रिक्शन वगैरह की बात की थी, तो जितना मास जिस हिसाब से होता था उस हिसाब से फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करता था। और हमने देखा था तक कि जो एफ के है, एफ एस है, सब बहुत हद तक डिपेंड करते थे इसमें म्यू और एफ पे, और एफ होता है मास, तो मास के बारे में बात की हमने। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन के चेंज को रोकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसे हम रोटेशनल इनर्शिया कह सकते हैं। जैसे हमने यहां पर इनर्शिया की बात की, तो एक इनर्शिया जो लीनियर मोमेंटम में था, यहां रोटेशनल मोशन हो गया। इसका मतलब यह है कि किस तरीके से पूरी बॉडी में अलग अलग तरीके से चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सिस से कितनी दूरी है उनकी, ये मेजर है इसका। मास जहां तक बात करें, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है। मास किसी भी जगह, आप किसी ब्रह्मांड में किसी भी जगह ले जाए, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फिक्स नहीं है, बल्कि जो ओरिएंटेशन है, एंगल है, पोजीशन है, जो जिस हिसाब से जो या जिस एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। हम एक नया पैरामीटर इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। गायरेशन भी बोलते हैं इसको, जायरेशन भी बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी और टोटल मास से भी। एक टेबल यहां मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, उसमें आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, हमने कहा के आपका डायमेंशन है ना, जो के डायमेंशन है लेंथ के, आई इक्वल टू, अभी आपने देखा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो आर इसमें डायमेंशन था जब हमने l/2 भी लिया, तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर को लिख सकते हैं, के आपका डायमेंशन है लेंथ का किसी रॉड के लिए जिसमें परपेंडिकुलर एक्सिस है जो मिड पॉइंट से जा रहा है। अभी अभी आपने देखा के स्क्वायर हो गया l बाय, अगर आप 2 करें या 4 करें या 3 करें तो के स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर बाय 12, यानी कि के कितना हो गया, l बाय √12। इसी तरीके से के आपका r/2 है किसी डिस्क के लिए, तो उसके लिए भी हम ये निकाल सकते हैं। जो लेंथ है के, ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
तो इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। जो रेडियस ऑफ जायरेशन है किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के अलोंग, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या डिस्टेंस है उस एक्सिस से उस मास पॉइंट का जिसका मास बराबर हो मास पूरे बॉडी का, और जिसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हो बराबर किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का उस एक्सिस के अलावा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी का वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे डिपेंड करता है, उसके शेप पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, किस तरीके से मास फैला हुआ है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, जो पोजीशन है ओरिएंटेशन उस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। तो हमारे पास जो डायमेंशन आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो है ml²। ये ml² है, SI यूनिट इसकी kg मीटर स्क्वायर है। अब ये जो प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो आई है, क्योंकि रोटेशनल इनर्शिया की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत जो प्रैक्टिकल यूज में बहुत जरूरी होता है रोटेशनल इनर्शिया। स्टीम इंजन देखिए, एक मशीन है, या ऑटोमोबाइल इंजन देखिए, जो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं उनमें एक डिस्क होती है जिसमें जबरदस्त आपका इनर्शिया होता है, जिसको हम फ्लाई व्हील कहते हैं। और क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत तगड़ा होता है, तो फ्लाई व्हील रेजिस्ट करती है एकदम से जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है स्पीड व्हीकल की, तो जो ग्रेजुअल चेंज है स्पीड का उसको ये अलाउ करती है। तो जो आप खट 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 करके जो जर्की मोशंस होते हैं उसको ये रोकती है। इसका मतलब आपको जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक बड़ा स्मूथ राइड मिलता है। ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए, वरना आप अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको स्मूथ राइड नहीं मिलेगी। थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले हम इसको इन थ्योरम को देखते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस, और फिर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मल का लेते हैं, उसके बाद रेगुलर शेप बॉडी का लेंगे। तो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस, ये उन बॉडीज पे काम करेगा जो प्लानर है, प्लेन बॉडीज हैं, यानी कि उसका शेप प्लेन है। फ्लैट बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी थिकनेस बड़ी छोटी होगी। अगर हम बाकी डिमेंशन जैसे लेंथ ब्रेड्थ रेडियस की बात करें, उस हिसाब से इसकी जो मोटाई होगी वो थोड़ी कम होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ रेगुलर शेप बॉडीज का किसी स्पेसिफिक एरिया में I = mr² लेके चलेंगे। अगर ये इसकी रिंग है और आप जैसे ही आप इसको और तरीके से लेना शुरू करेंगे, जैसे अगर आप परपेंडिकुलर एक एक्सिस लेंगे जो परपेंडिकुलर है, लेकिन जैसे ही आप ये एक्सिस आप डायमीटर के अलोंग कर देंगे तो ये mr²/2 हो जाएगा। अगर आप एक थिन रॉड लेंगे और जो परपेंडिकुलर होगी इस रॉड को मिड पॉइंट पे, तो ml²/12 हो जाएगा। ऐसी पर एक्सिस लेंगे जो परपेंडिकुलर हो, ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, और जो एक्सिस है परपेंडिकुलर है डिस्क सेंटर पे, तो mr²/2 होगा। अगर डायमीटर के अलोंग लेंगे तो mr²/4। ये एक्सिस है सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर है ये mr²। ये सॉलिड सिलेंडर है mr²/2। ये सॉलिड आपका स्फीयर है, डायमीटर के अलोंग लेंगे तो 2 mr²/5। तो ये चीजें आप सब फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बस एक्सिस का ध्यान रखना है। तो जो थ्योरम की बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस की, वो ये कह रहा है कि जो मोमेंट है वो, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लेनर बॉडी का, प्लेनर बॉडी को हम लैमिना भी बोलते हैं, किसी एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जोड़, सम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो कॉन्करेंट है, एक साथ है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है और साथ, और जो प्लेन पे लाई कर रही है। इसको आप समझ जाएंगे अभी जैसे मैं इस फिगर को आपको दिखाऊंगा। ये आपका थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस का प्लेनर बॉडी के लिए। इसमें एक्स वाई एक्सिस ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, और जेड एक्सिस ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन को। देखिए ये जो बॉडी है प्लेनर है, यानी कि एक्स वाई प्लेन पे है, जेड इसके परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेनर बॉडी है। और एक एक्सिस जो परपेंडिकुलर जा रही है इस बॉडी को इस पॉइंट O से, वो जेड एक्सिस है। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो इस प्लेन पे आ रही है, मतलब इस प्लेन पे है, वो कॉन्करेंट है विद जेड एक्सिस, यानी कि ये
ये तीन, ये कॉन्करेंट है इससे, जो ओ से ही जा रही है। कॉन्करेंट मतलब ये अलग, ये हो सकता है कि जेड एक्सिस यहां होती कहीं इधर पे, नहीं ना, ये सब कॉन्करेंट है। अब ये जो कॉन्करेंट है इनको हमने एक्स और वाई लिया, ये एक्स हो गया, ये वाई ले लिया। ये थ्योरम बताता है, बस इतनी बात समझ लीजिए कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। एक्स और वाई इस प्लेन पे है, जेड एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है। तो अगर आप मोमेंट ऑफ, ये जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड लेंगे, अगर ये प्लेनर बॉडी है तो वो आई एक्स और आई वाई जो कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए और साथ में इसके कॉन्करेंट होना चाहिए, उसके बराबर है। अब इसका यूजफुलनेस क्या है, क्या ये हम इसको सुन के समझ के क्या पाया? What is the moment of inertia of a disk about one of its diameter? Moment of inertia, ये डिस्क है आपके पास, डिस्क है, डायमीटर आपकी क्या हो गई, एक डायमीटर ये हो गया, ये भी डायमीटर है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब एक ये तो दोनों परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका जेड एक्सिस है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। हम ये मानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस जो परपेंडिकुलर है सेंटर के थ्रू, वो क्या है, अभी आपने अभी देखिए, एक डिस्क है और ये सर्कुलर डिस्क है और परपेंडिकुलर टू डिस्क का सेंटर अगर ये एक्सिस है तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। ये आप डायरेक्ट उठा के रख लेंगे, ये एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, जहां पर एम मास है डिस्क का, आर आपका रेडियस है। अब डिस्क को हम ये मान सकते हैं कि ये प्लैनर बॉडी है, बिल्कुल प्लेन दिख रहा है आपको, तो यहां थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो इस फिगर को आप देखें तो 3 कॉन्करेंट एक्सिस है इस सेंटर ओ से, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। ये जेड जो है इसका परपेंडिकुलर है एक्स और वाई जो प्लेन पे है। तो इस थ्योरम के अनुसार हम आई जेड को लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई। अब एक्स और वाई तो डायमीटर के अलॉन्ग है और सिमेट्री से, क्योंकि ये और ये दोनों सिमेट्रिकल है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का वो इसके या इसके दोनों के अलॉन्ग सेम होगा, यानी कि आई एक्स और आई वाई बराबर है। कहने का मतलब ये है आई एक्स और आई वाई बराबर हो गया। आई जेड को आप लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स की जगह आई वाई की जगह आई एक्स लिख दीजिए क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो आई जेड हो जाएगा 2 आई एक्स। ओके, अब आई जेड क्या हो जाएगा 2 इंटू, आपके पास वैल्यू भी है, आई जेड आपने क्या निकाला अभी, आई जेड आपने कहा कि एम आर स्क्वायर बाय 2 है जो हमने टेबल से देखा, तो आई जेड एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया। एम आर स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू आई एक्स कर दीजिए, 2 आई एक्स, इस जगह पे मैंने ये रख दिया, तो 2 इधर चला जाएगा, 4 एम आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। आई एक्स और आई वाई दोनों एम आर स्क्वायर बाय 4 आ गया, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क डायमीटर के अगर अलॉन्ग लेंगे तो एम आर स्क्वायर बाय 4 आएगा। उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का किसी डायमीटर के अलॉन्ग, क्या ये सॉलिड सिलेंडर पे भी अप्लाई हो सकता है? अब इसमें देखिए ये जो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस का, इसमें एक z है और एक z डैश है, ये दोनों पैरेलल आपके एक्सिस हैं, इनके बीच में दूरी जो है वो a है। o आपका सेंटर ऑफ मास है बॉडी का और o डैश भी आपका a है, o डैश भी a है, ये x y और ये z। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये थ्योरम वहां एप्लीकेबल होगा, उस बॉडी पे एप्लीकेबल होगा जिसका कोई भी शेप हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको ये अलाउ करता है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकें इस बॉडी का, किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अलाउ। लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का उस पैरेलल एक्सिस, दो अगर पैरेलल एक्सिस है वो क्या है, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ये कई सिचुएशन में काम होगा, हम इसके एग्जांपल भी देख पाएंगे। तो थ्योरम पहले समझ लें, थ्योरम ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अलॉन्ग, वो बराबर होता है सम, यानी जोड़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का किसी पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और साथ में जो मास होगा और प्रोडक्ट मास और स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर दो पैरेलल एक्सिस का, यानी कि ये डिस्टेंस की बात हो रही है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस किस, ये जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहां का, इसके अलाउंग आई जेड डैश माने इसको,
वो किसके अलॉन्ग होगा, जो z है, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास और साथ में जो डिस्टेंस है इन दोनों एक्सेस के बीच में a स्क्वायर। तो जो आपने फिगर देखा इसमें z और z डैश दो पैरेलल एक्सेस है जो आपस में a दूरी से सेपरेटेड है, z एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास 0 रिजिड बॉडी से, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा, i z डैश यानी कि जो दूसरी एक्सेस है जो इससे पैरेलल है वो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ प्लस मास इनटू जो डिस्टेंस है उनके बीच में, आई जेड और आई जेड डैश है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जेड और जेड डैश के अलाउंग मास टोटल मास है बॉडी का, और ए जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, जेड और जेड डैश के बीच में जो दूरी है वो ए है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रॉड का जिसका मास m है, लेंथ l है, एक एक्सिस परपेंडिकुलर है एक एंड पे, तो उसके लिए अगर हम रॉड हमको मास m दिया हुआ है, लेंथ l दिया हुआ है, तो I इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12 ये हमने यहां से उठाया, ml स्क्वायर बाय 12 यानी कि एक थिन रॉड है, एक्सिस परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट से जा रही है, तो ml स्क्वायर बाय 12 यहां से डायरेक्ट आ गया। राइट, ये आई हो गया ml स्क्वायर बाय 12। अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, आई डैश क्या होगा, ये आई प्लस एम इंटू ए स्क्वायर, ए यहां पर l बाय 2 है जो दूरी है उसके बीच में, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m, लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू इट्स थ्रू वन एंड, मतलब अगर इसकी बात करें एक ये वन एंड की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में दूरी कितनी हुई, इस एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है, और ये कितना हुआ आपका l बाय 2, ए इक्वल टू l बाय 2 है ना, और जब a इक्वल टू l बाय 2 रखेंगे, m ही हमारे पास ये है, a की जगह l बाय 2 रख दीजिए, तो आई डैश क्या हो जाएगा m इंटू एल स्क्वायर बाय 12 प्लस m l बाय 2 होल स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे तो ml स्क्वायर बाय 3 आएगा। ये आपका उत्तर आ गया, लेकिन इसको आप इंडिपेंडेंट भी चेक कर सकते हैं क्योंकि आई ये आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड जिसका मास 2m है और लेंथ 2l है उसके मिड पॉइंट से, तो आप आई इक्वल टू 2m इंटू यहाँ पर एम आर स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू हाफ कर सकते हैं, ml स्क्वायर बाय 3 आएगा, दोनों ही चीजें सेम आएगी, इसको इंडिपेंडेंटली भी हम चेक कर सकते हैं। अब है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होगा, किसी टेंजेंट के अलोंग टू द सर्कल ऑफ द रिंग। तो यहां पर ये फिगर बहुत ध्यान से देखिए, जो टेंजेंट है ये रिंग है आपके पास, रिंग का मतलब ये होता है कि ये बीच से हॉलो होती है और ये रिंग की तरह काम करता है, तो जो टेंजेंट है रिंग के अलोंग इस प्लेन में ये पैरेलल है, ये टेंजेंट है, ये पैरेलल किसके है, डायमीटर्स के, डायमीटर है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है r, पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे तो आई टेंजेंट निकालना है तो आई डायमीटर प्लस एम आर स्क्वायर, आई डायमीटर क्या होगा रिंग का हम जानते हैं, वो भी हम टेबल से देख सकते हैं या फिर हम निकाल भी सकते हैं, वो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है और ये एम आर स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दीजिए 3 बाय 2 एम आर स्क्वायर। काइनेमेटिक या काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब हमने रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के बीच में एक एनालॉजी तो बिठा ली, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हमने कहा ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे लीनियर वेलोसिटी काम करता है ट्रांसलेशन में, इस एनालॉजी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और जो केस है उसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम देंगे, ये इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, यानी कि हमारे पास केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ताकि हम मोशन को बता सकें, डिस्क्राइब कर सकें, और ट्रांसलेशन में लीनियर मोशन, यहां पर हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे और डायनामिक्स की हम बाद में बात करते हैं। जब हम स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किसी भी रोटेटिंग बॉडी का, तो हम कोई भी पार्टिकल पी ले लेते हैं उस बॉडी में, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, उस प्लेन में वो मूव कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस जो पूरा बॉडी है। अब थीटा ये मेजर किसका है, एक फिक्स लोकेशन उस प्लेन में किसी भी पॉइंट पी का, तो हम एक्स डैश एक एक्सिस ले रहे हैं, हम एक पैरेलल एक्सिस एक्स ले लेंगे, जो एक्सिस है रोटेशन की जेड एक्सिस, और जो प्लेन है मोशन का उस पार्टिकल वो एक्स वाई प्लेन में है। एक और थीटा 0 है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका टी टाइम इक्वल टू टी
जीरो पे आपका थीटा जीरो है। इसके बारे में बात हो रही है, मैं आपको इसको बताता हूं। पहले क्या क्या चीजें समझ लेते हैं। अब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो होती क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब ओमेगा होता है थीटा बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जब भी कोई सर्कुलर बॉडी मूव कर रही होगी यहां से यहां तक तो ये थीटा एंगल बना रही होगी, तो ओमेगा आता है डी थीटा बाय डी टी। जो एक्सिस ऑफ मोशन है वो फिक्स है, तो हमको एंगुलर वेलोसिटी को वेक्टर लेने की आवश्यकता नहीं। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर से आप डेरिवेट कर दे ओमेगा को, अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। ये सारी सिचुएशन इस तरीके से बताई गई है। ये एंगुलर पोजीशन बता रहे हैं एक रिजिड बॉडी की। यहाँ पर आपका जेड एक्सिस है, ये आपकी एक बॉडी है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स डैश वाई डैश प्लेन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये ओ है, ये ओ है। अब देखिएगा टी इक्वल टू जीरो पे थीटा जीरो जा रहा है, उसके बाद ये यहां से यहां तक जा रहा है, ये पी पॉइंट देख लीजिए, पी जीरो यहां पर है, ये पी पे आया, मतलब टी टाइम जीरो पे ये पी पे है, उसके बाद ये किसी टी टाइम पे ये पी पे चला गया। तो जो काइनेमेटिक क्वांटिटी है, अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी यानी थीटा ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है अल्फा। ये काइनेमेटिक क्वांटिटीज है, लीनियर मोशन से करस्पॉन्ड करती है। डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है एंगुलर मोमेंटम में, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, जैसे वेलोसिटी हमने लीनियर मोशन में देखी है ओमेगा होती है, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगी लीनियर मोशन की, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब उनको हम फॉर्मल वे में लिखेंगे तो इस तरीके से आएंगी। एक्स जीरो इसमें जो आप देख पा रहे हैं ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, वी जीरो आपका इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल का मतलब ये है कि टी को टाइम इक्वल टू जीरो पे क्या होगा। अब इसी को हम काइनेमेटिक इक्वेशन को रोटेशनल मोशन के लिए लिखे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। हमने क्या किया है कि जहां पर वेलोसिटी है वहां पर ओमेगा लिख दिया, जहां पर आपका एक्सेलरेशन था वहां पर हमने अल्फा लिख दिया, और इसी तरीके से जहां पर हमारे पास एस था या एक्स था वो हमने थीटा लिख दिया। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, थीटा हो गया थीटा जीरो प्लस ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बस यहीं पे हम चीजें चेंज कर रहे हैं, डब्ल्यू या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए पहले थीटा जीरो था, उसके बाद यहाँ थीटा हो गया, तो कुल थीटा माइनस थीटा जीरो इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा जीरो आपका इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो ओमेगा जीरो है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है इसकी। क्लियर हो गया? इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्टेन इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम सीधा इक्वेशन निकालते हैं, देखिएगा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब डी ओमेगा बाय डी टी आपका डी अल्फा है, कांस्टेंट है। अब इसको हम निकालना चाहते हैं तो कैसे होगा, हमारे पास केवल ये पता है अल्फा है डी ओमेगा बाय डी टी, और इन्होंने कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, तो हमने कहा कि भाई ये कांस्टेंट है, सी है। अब क्या करें, डी टी को यहां ले जाएं, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। इन दोनों को इंटीग्रेट कर दें तो यहां पर क्या आएगा, अल्फा टी, और ये कांस्टेंट तो खैर रहेगा। टी इक्वल टू जीरो पे हमने क्या देखा, ओमेगा ओमेगा जीरो है, तो हम t इक्वल टू जीरो पे ओमेगा ओमेगा जीरो है जो कि कांस्टेंट के बराबर है ना। ओमेगा को ओमेगा जीरो करेंगे t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो करें तो ओमेगा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बेसिकली ओमेगा जीरो आ जाएगा। अब इसको हम एक्चुअल इक्वेशन में अगर रख दें उसमें तो आएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा अल्फा टी, यहां पर ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी, कांस्टेंट हमारा ओमेगा जीरो आ गया। तो ये हम इक्वेशन वहां से भी निकाल सकते हैं, कहने का मतलब ये है जो ओमेगा है डी थीटा बाय डी टी है, इसको हमने इंटीग्रेट किया। इसी तरीके से हम बाकी दोनों इक्वेशन भी ला सकते हैं इसी इंटीग्रेशन के तहत। जो एंगुलर स्पीड है मोटर व्हील की उसको इंक्रीज किया गया 1200 रेवोल्यूशन और रोटेशन पर मिनट से आरपीएम 3120 16 सेकंड में। क्या इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये मान के चलिए कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कितने रेवोल्यूशन ये इंजन बनाएगा इस टाइम में ये आपको बताना है। तो अब यहां पर हम वाली इक्वेशन करेंगे जो रोटेशनल से संबंधित है। हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी होता है, ओमेगा जीरो इसमें इनिशियल एंगुलर स्पीड है रेडियन पर सेकंड में, तो ये क्या होगी 2 पाई इंटू
एंगुलर स्पीड इन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ये 2 पाई इंटू एंगुलर स्पीड होगी, 2 पाई इंटू एंगुलर स्पीड बाय 60 सेकेंड पर मिनट होगा। 2 पाई इंटू 1200 ये दिया हुआ है, और ये 60, खैर 60 दिया ही हुआ है आपको, 60 इसलिए क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बस इसीलिए किया हुआ है। और जो ओमेगा है इसमें जो फाइनल एंगुलर स्पीड निकाली है तो 2 पाई इंटू 3120 बाय 60, सेम चीज हमने की है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो तरीका होता है ओमेगा और ओमेगा 0 निकालने का, इसमें 2 पाई हमको लाना पड़ेगा क्योंकि हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 पाई इंटू 3120 बाय 60, ये भी हमारे पास रेडियन में आ गया, ये भी हमारे पास रेडियन में आ गया। ध्यान रखिएगा कि ओमेगा जो है वो रेडियन में आता है, रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट है, इसलिए इसको रेडियन में चेंज करना आवश्यक है। ओके, अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, हम जानते हैं ओमेगा 0 इज इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फा टी। उसको जरा रीअरेंज करेंगे, अल्फा आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बाय टी, ओमेगा 0 अभी आप निकाल चुके हैं, इसको रखिए 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा, यानी कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इंजन का वो 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम टी के निकालने के लिए थीटा इक्वल टू एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही उसी का एनालॉग यहाँ लिखेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जो वैल्यूज हमको पता है वो सारी यहाँ रख देंगे, हमारे पास 1152 पाई रेडियन आ जाएगा। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ये पूरा थीटा लेंगे यहाँ से यहाँ तक जितना भी घुमा और डिवाइडेड बाय आपको 2 पाई कर देंगे बस। तो ये 2 पाई से डिवाइड करेंगे, 576 आपका रेवोल्यूशन आ जाएगा। डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। इसमें एक हमारे पास टेबल है, इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन का हमने कंपैरिजन किया है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर मोशन में x होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाता है। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। ए डी वी बाई डी टी है तो अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। मास जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एनालॉग होता है रोटेशनल मोशन में। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। यहाँ वर्क है डी डब्ल्यू या डी डब्ल्यू आपका एफ इंटू डी एस, यहाँ पर वर्क डन होता है टॉ इंटू डी थीटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पावर है एफ इंटू वी, यहाँ पर पावर है टॉ ओमेगा। बस जो इसके इक्विवेलेंट चीज है वो यहाँ लिख दी। लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी, यहाँ पर एल इक्वल टू आई ओमेगा। अब हमने एनालॉजी यहां पर दिखाई, हमने काइनेटिक जो काइनेमेटिक्स है एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को कंपेयर किया। इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि जो रोटेशनल मोमेंट या रोटेशनल मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टॉर्क है, वही काम करते हैं जो मास और फोर्स काम करते हैं लीनियर मोशन में। अब हमारे पास ये सब चीज है, अब और भी एनालॉजी बिठा सकते हैं। जैसे आप कहेंगे लीनियर मोशन क्या होता है, वर्क इस लीनियर मोशन में आप जानते हैं कि वर्क डन एफ इंटू डी एक्स होता है, यानी कि आप कहें वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, फोर्स वहां पर जो होता है वो टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स आपका डी थीटा होता है, तो टॉ डी थीटा लिख सकते हैं। जो करस्पॉन्डेंट है डी एक्स का डी थीटा है, फोर्स का टॉ है। लेकिन हम ये जो करस्पॉन्डेंट हम बिठा रहे हैं इसमें अपने डायनेमिक कंसिडरेशन भी लाए, ये जरूरी है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। इससे पहले कि शुरुआत करें, एक सिंप्लीफिकेशन जो इससे आता है रोटेशनल मोशन से एक फिक्स एक्सिस के अराउंड, क्योंकि जब हम सिर्फ फिक्स एक्सिस की बात करते हैं तो वो कंपोनेंट टॉर्क के जो फिक्स्ड एक्सिस के डायरेक्शन के अलाउंग है वही हम कंसिडर करेंगे। वही कंपोनेंट वो होंगे जो बॉडी को रोटेट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर आपका एक डोर लगा है, इसके हिंज है, हिंज पे फोर्स लगाते रहे ये घूमेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर इसके यहाँ पर जो कुंडी है उसको पकड़ के खींचेंगे तब ये घूमेगा। यानी जो कंपोनेंट है टॉर्क जो परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, वो इसको घुमाएगा। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कुछ फोर्सेस हैं जो कैंसिल करेंगे इफेक्ट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा है उसको। तो जो फिक्स्ड पोजीशन है एक्सिस के उसको हम मेंटेन करेंगे। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस टॉर्क के, इसको हमको अकाउंट में लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हम कैलकुलेशन की बात करें टॉर्क की किसी रिजिड बॉडी में, तो हम क्या करेंगे, हमको वो फोर्सेस लेने हैं जो उन प्लेन पे लाई करेंगे जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो।
फोर्सेस जो पैरेलल हैं इस एक्सिस के, वो ऐसे टॉर्क देंगे, ऐसे टॉर्क देंगे जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, वो हम नहीं कंसिडर करेंगे। और हमको वो कंपोनेंट लेने हैं पोजीशन वेक्टर के जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, जो कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के जो अलोंग होंगे वो ऐसे टॉर्क देंगे जो परपेंडिकुलर होंगे एक्सिस के, और वो हम नहीं लेंगे। तो वर्क डन बाय टॉर्क, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है रिजिड बॉडी का जो रोटेट हो रहा है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, जिसको हमने जेड एक्सिस ले लिया, राइट। हमने एक जेड एक्सिस मान लिया, उसके अलोंग ये हो रहा है, जो परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, और जो जेड है वो इसके परपेंडिकुलर है। ओके, अब हमको वही फोर्सेस लेने हैं जो इन प्लेन, ऐसे प्लेन में आ रहे हैं जो परपेंडिकुलर हो इस एक्सिस के। तो F1, ये F1 हम लेते हैं, ये एक टिपिकल फोर्स है जो काम कर रहा है इस पार्टिकल पे, मान लीजिए पॉइंट इस P1 पे, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां पर है, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उस प्लेन पे है जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस की। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए इसको हम कहते हैं एक्स डैश वाई डैश प्लेन, जो कोइंसिडेंट है, मतलब ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, उस जो आपको पेज दिख रहा है उसके हिसाब से है। तो जो पार्टिकल है P1, ये क्या कर रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है जिसका रेडियस R1 है, सेंटर इसका C है, तो इसका मतलब CP1 कितना हो गया, R1। अब इस टाइम में डेल्टा टी में जो पोजीशन, जो पॉइंट मूव कर रहा है पोजीशन P1 डैश पे, मतलब P1 से ये P1 डैश पे चला गया। जो डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का वो है आपका, मान लीजिए यहां से आता है ds1। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ds क्या होता है, L इक्वल टू आर थीटा होता है, किसी भी सर्कल को ले लें, ये थीटा है, ये r है, तो ये L कितना होगा, L इक्वल टू आर थीटा। तो इसी से ds1 आ जाएगा आपका R1 इंटू डी थीटा। और जो डायरेक्शन है इस उसका ऑफकोर्स टेंजेंशियल होगा सर्कुलर पाथ में। तो जो डी थीटा आया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल को, तो डी थीटा क्या बन रहा है, P1 O P1 डैश, P1 O P1 डैश, यानी कि P1 C, इसको C अगर ले लें तो ये वाला एंगल बन रहा है डी थीटा। अब वर्क डन क्या होगा, फोर्स द्वारा इस पार्टिकल पे वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ds। अभी भी हमने कहा F है, ds हमने कहा R1 डी थीटा है, तो हम R1 डी थीटा लिख देते हैं। और cos फाई आ गया आपका, cos फाई, मतलब अब देखिए ये जो एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल है आपका φ1, ये एंगल है आपका α1, ये टेंजेंशियल है, ये यहां पर फोर्स इधर पे आ रहा है। तो जो थीटा वन है वो एंगल किसके बीच में है, थीटा वन एंगल है इस फोर्स के बीच में और जो टेंजेंट जा रही है। और जो α1 है वो एंगल किसके बीच में है, फोर्स वन और जो रेडियस वेक्टर है, इसका मतलब θ1 प्लस α1 जो है 90 डिग्री होना चाहिए। θ1 प्लस α1 कितना होना चाहिए, देखिए ये पूरा कितना बन रहा है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। ये इसके बीच में एंगल है, α1 इसके बीच में एंगल है, फोर्स और जो एक्सिस जा रही है। कहने का मतलब θ1 प्लस α1 90 डिग्री होगा। और हम यहां पर इस cos फाई लिख रहे हैं, और cos फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, φ1, क्योंकि θ1 प्लस α1 जो है 90 डिग्री है, तो यहां पर हम α1 माइनस α1 90 माइनस α1 लिखेंगे तो ये sin α1 बन जाएगा। बस ये तब्दीली है। तो जो टॉर्क इस फोर्स जो F1 लग रहा है अबाउट द ओरिजिन, वो आपका टॉर्क क्या होगा, OP1 इंटू F1। डायग्राम को ध्यान रखिएगा। OP1 क्या है, फिर से देखिए, OP1 क्या है, या OP1 क्या है, ये आपका अगर वेक्टर के हिसाब से देखें तो OP1 आपका दिस वन, OP1 इज सिंपली OC प्लस OP1, OC प्लस OP1। अब इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक वेक्टर ट्रायंगल बना रहा है। तो OC किसके है, एक एक्सिस के अराउंड, और जो टॉर्क है इससे निकल के आ रहा है, हमने इसको अभी छोड़ दिया है। जो इफेक्टिव टॉर्क F1 के द्वारा है वो है CP इंटू F1 इफेक्टिव टॉर्क, मतलब τ1। ये जो टॉर्क निकल के आ रहा है वो आपका है CP इंटू F1, जो फोर्स लग रहा है वो किसके डायरेक्शन में है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो τ1 क्या आ गया आपका, R1
इंटू F1 इंटू साइन अल्फा, अभी भी आपने लिया, इसका मतलब dW1 हो गया टॉ इंटू डी थीटा, वर्क हो गया आपका टॉ 1 इंटू डी थीटा। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा फोर्स हो इस बॉडी पे, तो वर्क डन क्या होगा, सबको जोड़ लेंगे हम यहाँ पर ये निकाल चुके हैं कि dW1 है आपका टॉ 1 डी थीटा। अब क्या करेंगे, टॉ 1 प्लस टॉ 2, क्योंकि अलग अलग टॉर्क लग रहे हैं मैग्नीट्यूड के, तो टॉ 1 टॉ 2 को सबको जोड़ देंगे, तो इस टॉ 1 को हम इसको जनरलाइज करेंगे तो कुल मिला के dW कितना आ जाएगा, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ, ऐसे करके चलता रहेगा, ये डी थीटा है हमारा। ये हो गया। जो फोर्स निकल के आ रहा है जो अलग अलग पार्टिकल में, लेकिन एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा भी है, वो तो सब पार्टिकल के लिए सेम है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा। जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं इसमें, हमने इसको कंसीडर किया वो पैरेलल है फिक्स एक्सिस के, तो जो मैग्नीट्यूड होगा टॉ का इस टोटल टॉर्क के लिए, वो केवल एल्जेब्रिक सम ही तो होगा, जोड़ होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क्स का। तो टॉ को हम क्या कह सकते हैं, टॉ 1 प्लस टॉ 2, ये जो हमने यहां पर भी बताया। तो अल्टीमेटली इस टॉ 1 से टॉ तक का जोड़ फाइनल टॉर्क होगा, और इसको हम फाइनल टॉर्क लिख सकते हैं, तो dW इक्वल टू टॉ डी थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको वर्क डन बता रहा है टोटल, या कहें एक्सटर्नल टॉर्क टॉ द्वारा जो इस बॉडी पे काम कर रहा है, इसको रोटेट करने में काम कर रहा है फिक्स्ड एक्सिस के अलावा। तो ये सिमिलर है किसके, आप याद रखिए, dW इक्वल टू FDS, रोटेशनल लीनियर मोशन, लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन के बिल्कुल बराबर है। केवल ये जो जितनी भी हमने ये कार्रवाई की है यहां से यहां तक, ये सारी जो कार्रवाई की है, केवल ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि जो चीज हमारी निकल के आई है इस डिस्कशन से, वो एनालॉगस है आपके ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन से। अब हम क्या करते हैं, dW/dt करते हैं। चलिए पावर के बारे में बात कर लेते हैं। पावर क्या होता है, dW/dt। इसका मतलब W की जगह टॉ डी थीटा रखिए, ये जो टॉ डी थीटा रखा आपने, जैसे टॉ डी थीटा रखेगा तो टॉ जरा बाहर ले लीजिए, डी थीटा बाई डी टी आपका ओमेगा हो गया, तो पावर कितना हो गया, टॉ इंटू ओमेगा। और टॉ किसके इक्विवेलेंट है, फोर्स के, ओमेगा किसके इक्विवेलेंट है, वी के। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, और इसको आप उसी एक्सप्रेशन से कंपेयर करिए जो आपका लीनियर मोशन में है, पावर वाकई में F इंटू वी होता है, राइट। एक परफेक्टली जो रिजिड बॉडी है, वहां पर कोई इंटरनल मोशन नहीं होता है, जो वर्क डन है बाहरी टॉर्क द्वारा वो डिसिपेट नहीं होता है, और वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में काम आता है। जो रेट है वो आप यहां पर देख चुके। अगर हम इसको इक्वेट करें, इस रेट को, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे रेट इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, तो वो क्या है, d/dt। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर आपके लीनियर में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आपके रोटेशनल मोशन में। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप देखेंगे आई बाहर आया, टू यहां पर ओमेगा बाई टू डी ओमेगा बाई डी टी, इसका बस इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहां पर एक और वैल्यू आ गई जिसको हम निकाल सकते हैं। हमने यहाँ अब अज्यूम किया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, इसका मतलब है कि जो मास है बॉडी का वो भी चेंज नहीं हो रहा, बॉडी रिजिड है, और जो एक्सिस है वो भी चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो अल्फा कितना हो जाएगा, इसकी जगह क्या अल्फा रख सकते हैं हम, बिल्कुल रख सकते हैं। टू को कैंसिल कर दीजिए, डी ओमेगा बाय डी टी की जगह आप अल्फा रख दीजिए, तो ये आई ओमेगा अल्फा बन जाएगा। अब इसको इक्वेट करिए जरा, वर्क डन और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को, यानी कि जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोशन में करते थे, तो इस टॉ ओमेगा को आप कंपेयर करिए आई ओमेगा अल्फा से, तो टॉ आ जाएगा आई अल्फा। ये किसके बराबर है, ये फोर्स है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस तरीके से एक फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है एक बॉडी में। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन पूरी तरीके से प्रोपोर्शनल है टॉर्क के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, आई इक्वल टू टॉ बाय अल्फा, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ कह सकते हैं रोटेशन का अबाउट फिक्स एक्सिस। एक कॉर्ड है जिसका नेग्लिजिबल मास है,
वो उसको वुंड किया गया, मतलब इसके अराउंड लगाया गया। ये फ्लाईव्हील है जिसका मास आपको दिया है 20 kg और रेडियस इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक यहां पर पुल लगाया गया जो 25 न्यूटन का है, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं। जो फ्लाईव्हील है वो उसको माउंट किया गया एक हॉरिजॉन्टल एक्सल पे, जिसके बियरिंग्स जो है उसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, वर्क डन निकालना है इस पुल द्वारा। जब 2 मीटर कॉर्ड को आपने इससे खींच लिया, अनवाउंड कर दिया, जैसे जो उस पे घुमाया था उसको बाहर निकाला, आपको काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है इस व्हील की इस पॉइंट पे। और आपको अज्यूम करना है कि व्हील शुरुआत में इसकी मतलब रेस्ट पे है ये। अब ये और ये आपको कंपेयर भी करने। तो अब यहां पर हम एंगुलर जितनी भी चीजें हैं उसको हम यहां लगाएंगे। आई अल्फा आपका टॉ के बराबर है, हम जानते हैं। जो टॉर्क है टॉ वो एफ इंटू आर। एफ है 25 न्यूटन और आर आपका है 20 सेंटीमीटर। जरा डिवाइड कर दीजिए इस 20 को 100 से, तो इसकी प्रॉपर वैल्यू हम ले लेंगे। यानी कि हम जब न्यूटन मीटर में निकालना चाहते हैं तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो 25 इंटू 0.20 आपका 5 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस फ्लाईव्हील का, अबाउट एक्सिस एफ आर स्क्वायर बाय 2 है। इसमें एम रखिए, आर रखिए, ये आपको 0.4 kg मीटर स्क्वायर आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना तो है, तो क्या करेंगे, एफ ये निकल चुका है, टॉ निकाल चुके हैं आप, है ना। ये टॉ निकाल चुके हैं आप, और साथ में आपने ये भी निकाल लिया आई। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से, तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। अब जो काम किया जा रहा है, जब हम 2 मीटर से खींच रहे हैं तो 25 न्यूटन हमारे पास जो यहां फोर्स लग रहा है, 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 2 मीटर हमने अनवाउंड किया, तो 2 मीटर डिस्टेंस ले लेंगे। 25 इंटू 2 50 जूल हो गया। ओमेगा हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी गेन किया इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें हम रेस्ट से शुरू कर रहे हैं, तो ओमेगा 0 आपका 0 होगा। हम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस 2 अल्फा थीटा यहां पर लगाएंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वो कितना घूमा, ध्यान रखिएगा। जो लेंथ है वो 2 मीटर है। लेंथ है कहने का मतलब ये है कि अगर 2 मीटर में ये यहां से यहां तक कितना घूमी, हो सकता है इतना घूमे। हम जानते हैं ये कैसे निकालते हैं हम, कि कितना घूमा। अगर हमारे पास रेडियस है और ये लेंथ है तो एल इक्वल टू आर थीटा होता है, उसी से हमने थीटा निकाला। एल इक्वल टू अगर आर थीटा होता है तो थीटा होता है एल बाय आर। एल 2 मीटर घुमा, रेडियस इसका 2, मतलब जो भी हमने 2 था हमने 0.2 मीटर में चेंज किया उसको, तो 2 मीटर बाय 0.2 करेंगे तो 10 रेडियन करीब आ जाएगी। ये सारी वैल्यू यहां रखिए, ये तो 0 है, तो 2 इंटू अल्फा हम निकाल चुके हैं, ये अल्फा की वैल्यू यहां रखिए और इसकी जो भी वैल्यू निकाल लिया 10 रेडियन यहां रख दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू आई, मतलब मास का इक्विवेलेंट 0.4, और यहां पर आपका 250 ये आप रख दीजिए। ये इसलिए ओमेगा स्क्वायर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ओमेगा नहीं निकाला, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 250 रख सकते हैं, तो 50 जूल आ गया। यहां 50 जूल, यहां 50 जूल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन की गई व्हील द्वारा वही काम किया गया उस फोर्स द्वारा। इसका मतलब फ्रिक्शन के द्वारा कोई एनर्जी लूज नहीं हुई। तो ये एक और पार्ट देखा आपने इस टॉपिक का, आगे एक और है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।